हाय एवरीवन, सर्वे एंड अमानत पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग आज सर्वे एंड अमानत पॉइंट का पहला वीडियो है। इसमें हम लोग समझेंगे स्वघोषणा का प्रपत्र 2 के बारे में कि रैयतों के द्वारा जो अपने स्वामित्व आधारित भूमि का जो स्वघोषणा हेतु प्रपत्र जो होता है प्रपत्र 2 किस तरह से फिल करना और कहाँ जमा करना, इसके बारे में जानकारी लेंगे। आइए बिना टाइम बिताए हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। प्रपत्र 2 ये रैयतों द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि की स्वघोषणा है। इसमें रैयत अपनी भूमि से संबंधित बायोडाटा यानी कहे तो ज़मीन की पूरे ब्यौरा भर करके शिविर कार्यालय के समकक्ष शिविर कार्यालय में जमा करते हैं या अपनी संबंधित राजस्व ग्राम यानी अपनी मौजा से संबंधित ज़मीन को के पास जमा कर सकते हैं। तो इसमें भरने का जो प्रोसेस है उसको हम बताएंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे अभी पेन है, देखिएगा कि तो यहाँ है राजस्व ग्राम यानी कि रेवेन्यू विलेज, इसी को मौजा भी कहते हैं। तो इसमें आप का जिस खाते खेसरे यानी ज़मीन की बात कर रहे हैं, ये किस मौजा के अंतर्गत आता है, यानी किस रेवेन्यू विलेज के अंतर्गत आपका ज़मीन है। तो इसमें राजस्व ग्राम यानी मौजा का नाम लिखेंगे कि आपका मौजा क्या है। जैसे कि हम बात करें कि मौजा का नाम ले पचगच्छा एक मौजा है, तो राजस्व ग्राम आप लिख सकते हैं इसमें कि आपका क्या है, पचगच्छा। उसी प्रकार जैसे कि आप दूसरा हम देख रहे हैं कि थाना नंबर प्रत्येक मौजा यानी प्रत्येक जितने भी मौजा होते हैं सबका एक थाना नंबर दी गई थी उस टाइम में, जब सर्वे हमारे CS यानी कैडेस्ट्रल सर्वे हुई थी या रीजनल सर्वे, तो उस टाइम में एक थाना नंबर दी गई थी एक मौजा को। तो उस थाना नंबर को यहाँ लिखना है। हो सकता है जैसे कि एक बात करें एग्जांपल के तौर पर पचगच्छे की, तो पचगच्छा की जो थाना नंबर है 144 है, तो इसको फिल करेंगे 144। उसी प्रकार हल्का नंबर भी उसी तरह से उस टाइम में एक हल्का में बांट दी गई थी एक भूमि के विवरणी को। तो हल्का नंबर हो, यदि आपको पता है तो हल्का नंबर दे सकते हैं, यदि नहीं पता है तो आप छोड़ दीजिए। उसी प्रकार पुलिस थाना यानी पुलिस थाना जो भी हो आपका, पचगच्छा की एक तरह से बात करें जैसे किशनपुर है, तो किशनपुर थाना आप जैसे होगा तो पुलिस थाना में आप किशनपुर दे सकते हैं। आपका जो ज़मीन है वो किस अंचल के अंतर्गत आता है, तो उसमें आप अंचल दे सकते हैं। उसके बाद जिस रेवेन्यू विलेज जो है खाता खेसरे की ज़मीन है वो किस ज़िला के अंतर्गत आता है, तो यहाँ आप जिला दे सकते हैं। जैसे बात करें हम यहाँ सुपौल, तो सुपौल दे सकते हैं। अब है कि ये तो पढ़ लिए राजस्व ग्राम यानी रेवेन्यू विलेज के आपका थाना नंबर क्या है। उसके बाद हल्का नंबर यदि आपको पता है तो हल्का नंबर दीजिए। पुलिस थाना क्या है, अंचल, जिला। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले उसके बाद आता है कि रैयत का नाम, सहिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर हो तो, एवं पिता का नाम। आप पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम में आप रैयत का नाम, जो व्यक्ति अभी जिंदा है उनके नाम से अभी खाता दर्ज होगा, जो जीवित हैं उनके नाम से खाता दर्ज होगा, तो उनका नाम डालना और उनके पिताजी का नाम क्या है। जैसे मान लीजिए कि दशरथ ये यानी बात करें राम, एक एग्जांपल के तौर पे, दशरथ का 3 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो यदि सब पर्सनल यानी सबका अलग अलग खाता खुलवाना चाहता है तो उसके लिए बंटवारनामा चाहिए, या पर्सनल के वाला है या आपका स्वयं का क्या वाला है, तो आप स्वयं के नाम से भी खाता दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें है कि आप जिस व्यक्ति के नाम से खाता दर्ज करवाना चाहते हैं, खाता यानी खतियान में खाता दर्ज होगा यानी खतियान बनेगा, उस व्यक्ति का नाम और पिता का नाम देना। यदि हो सकता है कुछ ज़मीन होता है कि दो रैयत मिल के लेते हैं, हो सकता है 3 रैयत मिल के ले, या 2 भाई हो सकता है या 3 भाई हो सकते हैं। तो सहिस्सेदार का मतलब सबका इसमें शेयर है, यानी जिस भूमि की हम बात कर रहे हैं उसमें सभी भाई का शेयर होता है।
तो वो सहिस्सेदार है। तो आप तीनों भाई का नाम पिता का नाम दे सकते हैं, या हो सकता है दोनों राम का पिता कुचाल अलग हो और लक्ष्मण का पिता अलग हो, तो ऐसा भी हो सकता है, उसमें दोनों शेयरदार हो सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के नाम से खाता खुलेगा उस व्यक्ति का नाम और पिता का नाम डालना। उसके बाद दूसरा कॉलम है स्थायी पता। स्थायी पता का मतलब है परमानेंट एड्रेस। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, आप जहाँ आपका घर है, जहाँ आपका रूम नंबर, विलेज, गांव, मतलब जहाँ पर स्थायी परमानेंटली वहाँ रहते हैं, वहाँ का स्थायी यहाँ का एड्रेस देंगे। ऐसा ना हो कि आपका घर मान लिया जाए कहीं दूसरी जगह आप रह रहे हैं रूम किराए पे कहीं दूसरे, तो रूम किराए वाला एड्रेस ना डाल करके आप स्थायी पता डालेंगे। जो परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे आपका हो सकता है कि कोई भी पेपर या कोई भी चीज़ यदि आपको विजिट किया जाए तो आपके घर तक जा सके, तो यहाँ स्थायी पता दे दी। उसके बाद है खाता। खाता क्या है, क्योंकि जब रिविजनल सर्वे हुआ या कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ तो उस टाइम में जो खतियान बनी थी उसमें एक खाता दिया गया था। खाता के अंतर्गत खेसरा आता है। खेसरा तो आप जिस भूमि, जिस खास भूमि की बात, जिस भूमि की बात करते हैं उस भूमि किस खाता के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है जैसे हम बात करें कि जैसे कि हम बात करें जैसे एक खाता है, एक खाता में मान लीजिएगा 4 5 खेसरा है, तो आप जो भी जैसे 4 खेसरा की बात कर रहे हैं तो 4 खेसरा की जो भी आपका खाता है, तो एक खाता है तो 4 खेसरा की जो खाता है वो खाता डालेंगे। उसके बाद खेसरा, और जिस खेसरा की हम बात कर रहे हैं उस खेसरा की जो रकबा है, हो सकता है 1 डिसमिल हो सकता है, ये रकबा जो है डिसमिल में देना। ये कट्ठा धूर में हमें पता होती है, लेकिन कट्ठा धूर को हम लोग चेंज करके डिसमिल में डालेंगे, क्योंकि अब जो है कट्ठा धूर को हटा करके एक डिसमिल एक बात करें तो इंटरनेशनली के एक तौर पे कि डिसमिल में चेंज, मतलब कट्ठा दूर हटा करके डिसमिल में दिया जाए, तो एकड़ और डिसमिल में यहाँ आप रकबा डाल सकते हैं। तो यहाँ रकबा डाल दीजिए। उसके बाद होता है कि जिस खेसरा की बात कर रहे हैं उसका जो आप जोत रहे हैं उसका जो वर्तमान दखल है, उस वर्तमान दखल के अनुसार जो चौहदी है, उसके बाद चौहदी डाल दीजिए। उसके बाद किस्म ऑफ ज़मीन है। किस्म ऑफ ज़मीन में क्या होता है कि आपका ज़मीन किस तरह से है, हो सकता है वो भीट ज़मीन है, बांसबारी हो सकती है, वासडी हो सकती है, तो आपके किस तरह से ज़मीन है, कैसी ज़मीन है, उसके बारे में किस्म ज़मीन में देना है। उसके आगे का जो कॉलम है वो है शेष को छोड़ कर लगान। शेष को छोड़ कर लगान का मतलब हुआ कि जैसे कि टैक्स शेष को छोड़ के लगाना, जैसे कि रोड टैक्स, स्कूल टैक्स, गवर्नमेंट के जो भी कुछ संस्था है उसके जो टैक्स होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है लगान। आपका ज़मीन का जो एक्चुअल जो टैक्स है और जो आपका शेष यानी कि स्कूल टैक्स, रोड टैक्स का जो एक अलग टैक्स को इंक्लूड करके टोटल रुपया आपको जमा करना पड़ता है, तो शेष को छोड़ के लगान देना है जो एक्चुअल लगान है। तो एक्चुअल लगान यदि आपको पता है दीजिए, नहीं पता तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद है जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या आपको यहाँ डालना है। जमाबंदी संख्या आप जितनी भी रसीद है, रसीद पे एक जमाबंदी संख्या नंबर होता है, तो यहाँ जमाबंदी जिस खाते खेसरे की यहाँ बात हम किए थे वही खाता खेसरा की जो उस खाता खेसरा की जो जमाबंदी है वो जमाबंदी संख्या लिखेंगे। उसके बाद जो आगे का कॉलम है वो है भूमि का आधार, यानी कि आपको भूमि किस आधार पर प्राप्त हुआ। हो सकता है कि ये भूमि जो है आपका केवाला के द्वारा प्राप्त हो सकता है करे की हो यानी, या हो सकता है आपको उत्तराधिकारी के द्वारा प्राप्त हो यानी वंशावली के द्वारा प्राप्त हो, या जैसे पूर्वज का खतियान हो, या हो सकता है पूर्वज का केवाला हो तो उत्तराधिकारी के आधार पर प्राप्त हो सकता है, या हो सकता है दान पत्र के दान में प्राप्त हुआ हो, या हो सकता है बंदोबस्ती हो। यानी जिस आधार से आपका ये ज़मीन, ये खास खेसरा की जो ज़मीन हम बात कर रहे थे कि 4 खेसरा की जो ज़मीन है वो किस आधार से प्राप्त हुआ है वो चीज़ यहाँ लिखेंगे। जैसे यदि आपको केवाला से प्राप्त हो तो यहाँ लिखने केवाला,
से केवाला के द्वारा, या हो सकता है कि आपको खतियान से प्राप्त है, लेकिन खतियानी यानी उत्तराधिकार से प्राप्त है। तो जिस आधार से प्राप्त है, दान पत्र से प्राप्त है दान पत्र, बंदोबस्ती से प्राप्त है तो बंदोबस्त, वासीत पर्चा से तो वासीत पर्चा, जिस आधार से प्राप्त है उसको यहाँ इंक्लूड करना। उसके बाद अभियुक्ति कॉलम में, अभियुक्ति कॉलम में हो गया कि आप अभियुक्ति कॉलम में आप एक एक्स्ट्रा चीज़ यानी एक्स्ट्रा वर्ड आप इसमें रख सकते हैं। आप जैसे हो सकता है विवादित हो तो आप इसमें स्पष्ट करने के लिए आप इसमें एक कॉलम दी जाती है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ यानी एक्स्ट्रा थॉट जो आपका है, जो लिखना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो आप अभियुक्ति कॉलम में लिख सकते हैं। तो यही है प्रपत्र 2 जो घोषणा का प्रपत्र है। इसमें पहला कॉलम बात कर रही है